नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का तोदी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अपन बात कर रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर का यूनिट फर्स्ट जो है आप लोगों का थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी। तो अगर अपन बात करें ऊष्मागतिकी में तो अपन लोगों ने अभी तक जिस चीज़ की बात की है उस चीज़ को अपन 2 से 3 मिनट में रिवाइज करने की कोशिश करेंगे और ये जो चीज़ें रहेगी वो थोड़ी सी स्पीडली रहेगी, कारण क्योंकि ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, तो अपना ज़्यादा समय ज़ाया नहीं हो इसलिए आप लोगों को एक बार फिर से ऊष्मागतिकी से जोड़ने के लिए जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है उनको एक बार आप लोगों को रिकॉल करवाता हूँ। सर्वप्रथम मैंने आप लोगों को बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, तो आप लोगों ने कहा था विज्ञान की वह शाखा या भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें किसी निकाय के द्वारा ऊष्मा के अवशोषण अथवा उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप होने वाले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे ऊष्मागतिकी कहा जाता है। उसके बाद में आप लोगों ने बात की थी सिस्टम की, जिसके लिए आप लोगों ने कहा था निकाय की। ब्रह्मांड का वह भाग जो हम अपने प्रयोग के लिए काम में लेते हैं उसे निकाय कहा जाता है। फिर निकाय के प्रकार की बात की थी, तो आप लोगों ने 3 प्रकार की बातें पढ़ी थी, एक खुला निकाय, बंद निकाय, विलगित निकाय। बंद निकाय के लिए आप लोगों ने कहा था ऐसा निकाय जिसमें ऊष्मा का तो आदान प्रदान होता हो परंतु पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होता हो, बंद निकाय। खुले निकाय की बात करें तो ऊष्मा व पदार्थ दोनों का क्या होता हो, आदान प्रदान होता हो। तीसरा था आप लोगों का विलगित निकाय, जिसमें ऊष्मा व पदार्थ दोनों का आदान प्रदान नहीं होता हो। उसके बाद में मैंने आप लोगों से बात की थी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। देखिए मैं आप लोगों को ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं और आप लोगों ने पढ़ी हैं, 1-2 स्टूडेंट मेरे को ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि सर जो वीडियो है उनका जो है 1-2 वीडियो बीच में मिस है। ऐसी कोई बात नहीं, मैंने पूरे प्रॉपर तरीके से आप लोगों को वीडियो हैं वो पढ़ाए हैं और प्रोवाइड करवाए हैं। फिर भी अगर उसमें कोई कहीं फॉल्ट है तो वो टेक्निकल टीम से मैं कह करके उस चीज़ को आप लोगों का इम्प्रूव करवा दूंगा। तो हो सकता है आप लोगों को वो चीज़ें समझने में ऐसे लग रही हैं कि हो सकता है बीच में 1-2 क्लास सर की है वो आगे पीछे हो गई होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरा प्रॉपर मैनर में आप लोगों को पढ़ाया गया है, तो उस चीज़ की दिक्कत नहीं आए, इसलिए ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मैंने बताया निकाय के प्रकार, खुला निकाय, बंद निकाय और विलगित निकाय। उसके बाद में अगली वाली क्लास में अपन लोगों ने बात की थी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की। ऐसा ऊष्मागतिकी प्रक्रम जिसमें किसी निकाय की प्रारंभिक अवस्था में क्या होता हो, परिवर्तन होता हो, ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहलाता है। 3-4 प्रकार पढ़े थे, समतापी, समदाबी, सम आयतनी, रुद्धोष्म प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम, ये मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद में मैंने आप लोगों को 4 प्रॉपर्टी बताई थी। एक मैंने सबसे पहले बताया था आप लोगों का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मात्रा आश्रित गुणधर्म, जिसे आप लोगों ने कहा था विस्तीर्ण गुणधर्म। किसी निकाय के ऐसे गुणधर्म जो निकाय में पाए जाने वाले पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हो, ये मैंने बताया था। उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया था इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मात्रा पे निर्भर नहीं करके पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड करता हो, दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर मैंने आप लोगों को बताया था स्टेट फंक्शन, वे फंक्शन जो किसी निकाय की इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हो, दैट इज स्टेट फंक्शन। एक इंपॉर्टेंट चीज लिखवाई थी कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में इन्हें दर्शाया जाता है। उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया था पाथ फंक्शन, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करके प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल बताया था वर्क एंड हीट, और एक स्टेटमेंट लिखवाया था कि हमेशा अंग्रेजी के स्मॉल लेटर्स में इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताए थे ऊष्मागतिकी के नियम। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था ऊष्मागतिकी का शून्य नियम और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। उसके बाद में मैंने आप लोगों को 2 टर्म पढ़ाई थी, एक तो एंट्रोपी और एक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। शायद उसमें आप लोगों को ये लग रहा है कि सर आप लोगों ने बीच में क्लास हैं वो मिस कर दी, मिस नहीं किए हैं। पहले मैंने आप लोगों को बताया था ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, क्लियर है। उसके बाद में मैंने बताया था ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। अब आप लोगों को ये लग रहा है कि उसके बाद में अगली क्लास आनी चाहिए ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, नहीं। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम में 2 इंपॉर्टेंट शब्द आ रहे हैं आप लोगों के, एक रिवर्सिबल प्रोसेस और एक इरिवर्सिबल प्रोसेस, और उनके साथ में एक शब्द और था आप लोगों का, क्या, एंट्रोपी। इसलिए कि आप लोगों को ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए मैंने एंट्रोपी
और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को बीच में बता दिया, तो वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए इसलिए बीच में बताया गया है, ना कि क्लास बीच में आप लोगों की कोई आगे पीछे हुई है। क्लियर है? तो यहां से आप लोगों का जो सस्पेंस है, जो कन्फ्यूजन है, मेरे हिसाब से दूर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको बताया था ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम और ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। अपन लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है वो इन चीजों के बारे में बात की है। आज अपन जिस चीज को पढ़ेंगे वो क्या है आप लोगों का? एंथैल्पी। तो बोर्ड पे आप लोगों का जो हेडिंग है वो क्या है आप लोगों का? एंथैल्पी। यू कैन से ENTHALPY, एंथैल्पी। अब देखिए एंथैल्पी से एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है। अभी तक मैंने जो बताया है थोड़ा सा आप लोगों को स्पीडली बताया है, क्योंकि जो अपनी 7-8 क्लासें हुई हैं थर्मो की, उन चीज़ों को 5 या 7 मिनट में रिवाइज करवाना, ठीक है, तो स्पीडली तो होगा ही, लेकिन आप लोगों का जो है कन्फ्यूजन वो दूर हो जाए, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है। अब जो आप लोगों का टर्म है वो क्या है? एंथैल्पी। तो एंथैल्पी का क्वेश्चन एग्जाम में आता है शॉर्ट नोट के रूप में। बहुत जगह एंथैल्पी की जो इक्वेशन आती है उस चीज़ को लेकर के हम कई जगह लिखेंगे। एंथैल्पी की परिभाषा अनुसार हम जानते हैं, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी एज वी नो दैट। तो एंथैल्पी की जो इक्वेशन आएगी वो अपन बहुत जगह जो अपना आएगा गणितीय प्रारूप, उसमें अपन काम में लेंगे। इसके अलावा कई सारे कंपटीशन एग्जाम है, वहां आप लोगों का एंथैल्पी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो देखिए आज अपन जिस क्लास में बात करेंगे वो करेंगे एंथैल्पी की, और इसके दोनों प्रकार के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और आप लोगों का बीएससी सेकेंड ईयर का थ्योरेटिकल टाइप जो क्वेश्चन है, इन दोनों चीजों की अपन बात करते हैं। सर्वप्रथम क्या है? एंथैल्पी। तो एंथैल्पी क्या चीज है? आप लोगों ने एक चीज पढ़ी है, जैसे मैं आप लोगों से बात करूं, आप लोगों ने पढ़ा हीट, ठीक है, हीट है। तो किसी भी सिस्टम में अगर अपन बहुत सारे रूप में क्या हो सकती है आप लोगों की? हीट हो सकती है, Q1 हो सकती है, Q2 हो सकती है, कुछ जो है आप लोगों की जो है रिलीज, मान लीजिए कुछ क्या हो गई आप लोगों की रिलीज हो गई, कुछ क्या हो गई आप लोगों की एब्जॉर्ब हो गई। तो कोई भी आप लोगों का सिस्टम हो, उस सिस्टम में टोटल हीट कंटेंट कितने हैं, जो भी अवयव हैं जिनमें जिसमें हीट है, उन सब का जो एडिशन, उन सब का अगर अपन योग करेंगे तो वो चीजें क्या आएगी आप लोगों की? एंथैल्पी। क्या आएगी? एंथैल्पी। वी कैन से टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम। किसी भी निकाय के जो भी उसमें अवयव हैं, जो भी उसमें घटक हैं, उन सब का योग उस निकाय की क्या कहलाता है? एंथैल्पी कहलाता है। तो देखिए एग्जाम में अगर ये चीजें आप लोगों की आए तो आप लोगों को किस तरीके से करनी है। तो देखिए सर्वप्रथम एंथैल्पी को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पहला स्टेटमेंट जो आएगा वो आएगा आप लोगों का एंथैल्पी को कैपिटल H से दर्शाया जाता है। इधर देखिए बोर्ड पे एक बार आप लोग अपनी कॉपी में जो है नोटबुक में आप लोग हेडिंग डालिए एंथैल्पी। क्या है? एंथैल्पी। उसके बाद में आप लोगों का पहला जो स्टेट फंक्शन होगा वो क्या होगा आप लोगों का? कि एंथैल्पी को कैपिटल H से दर्शाया जाता है। उसके बाद में देखिए अगर अपन किसी चीज को अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बताइए आप लोगों का स्टेट फंक्शन होगा कि पाथ फंक्शन। बड़े अक्षर हैं वो हमेशा किसके लिए आएंगे आप लोगों के? स्टेट फंक्शन के लिए। यानी कि एंथैल्पी एक अवस्था फलन है, यानी कि एंथैल्पी एक अवस्था फलन है। स्टेट फंक्शन इज ए स्टेट फंक्शन, अवस्था फलन है। एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन। एंथैल्पी क्या है? एक अवस्था फलन है। वी कैन से एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन, और वी कैन से एंथैल्पी इज द एग्जांपल ऑफ स्टेट फंक्शन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल H। क्लियर है? उसके बाद में इसकी परिभाषा, किसी भी निकाय की कुल ऊष्मीय अवयव या घटक उस निकाय की
उस निकाय की एंथैल्पी कहलाता है। उस निकाय की एंथैल्पी कहलाता है। वी कैन से टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज एंथैल्पी। टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज एंथैल्पी। ये आप लोगों को जो 3 स्टेटमेंट आप लोगों को अपनी थ्योरेटिकल एग्जाम है उसमें आप लोगों को लिखना रहेगा। सर्वप्रथम आपको लिखना रहेगा एंथैल्पी को कैपिटल H से दर्शाया जाता है। फिर आप लोगों का एंथैल्पी एक अवस्था फलन है। फिर आप लोगों का किसी भी निकाय के कुल उसमें घटक जो हैं वो उस निकाय की क्या कहलाता है, आप लोगों का एंथैल्पी कहलाता है। क्या कहलाता है आप लोगों की, एंथैल्पी। इसका आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में अपन बात करेंगे एंथैल्पी की इक्वेशन की। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोगों ने उतार लिया होगा। तीन स्टेटमेंट आप लोगों ने लिखी। चौथा स्टेटमेंट आप लोग लिखी किसी भी निकाय की एंथैल्पी का मान निम्न समीकरण द्वारा दिया जा सकता है। बोर्ड पे देखिए एक बार आप लोग। यहाँ से अपन बात करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, जो कि थ्योरेटिकल एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट रहेगा और कॉम्पिटिशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएं आप लोगों की रहती हैं। तो देखिए वो चीज़ें क्या हैं। एंथैल्पी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं H से, और इसकी वैल्यू जो अपन देते हैं वो देते हैं अपन लोग क्या, U प्लस का क्या है आप लोगों का PV। क्या है आप लोगों का, U प्लस का क्या है आप लोगों का PV। अब देखिए PV क्या है आप लोगों का, वर्क है। U क्या है आप लोगों का, इंटरनल एनर्जी है। और H क्या है आप लोगों का, एंथैल्पी है। ये अपना आ गया इक्वेशन फर्स्ट। आगे अपन क्या लिख सकते हैं, चूंकि अभी आप लोग समझिए, उतारिएगा बाद में। चूंकि एंथैल्पी क्या है आप लोगों का, चूंकि एंथैल्पी एक अवस्था फलन है, चूंकि एंथैल्पी एक अवस्था फलन है, अतः प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं की अगर अपन बात करें तो H को अगर मैं इनिशियल स्टेट को क्या बोलता हूँ, H1, और U को मैं क्या बोलता हूँ, U1, प्लस P को मैं वही रख करके वॉल्यूम को क्या रखता हूँ आप लोगों का, V1। इस चीज़ को मैं इक्वेशन नंबर देता हूँ आप लोगों का 2। इसी तरीके से अगर आप बात करें तो फाइनल स्टेट, दूसरी स्टेट है, उसको अपन क्या बोलेंगे, H2। U2 प्लस को प्रेशर को वही रखना है, और ये वॉल्यूम क्या आएगा आप लोगों का, V2। वॉल्यूम क्या आ जाएगा आप लोगों का, V2। ये वाला जो इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन नंबर कितना आएगा आप लोगों का, 3। आगे अपन बात करें, मैंने क्या लिखा, चूंकि एंथैल्पी एक क्या है, अवस्था फलन है, अतः प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर, प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर जहां अपन प्रेशर में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो यहां अगर अपन बात करेंगे तो आगे की स्टेप में मैं आप लोगों से बात करता हूं समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर। तो देखिएगा H2 माइनस H1 की बात करूंगा तो क्या आएगा आप लोगों का, डेल्टा H। भाई H2 माइनस H1 का आंसर क्या आ जाएगा, डेल्टा H।
इसी तरीके से मैं अगर आप लोगों से बात करूं U2 माइनस का U1, तो ये क्या आ जाएगा आप लोगों का डेल्टा U, प्लस का साइन है, P क्या है आप लोगों का फिक्स वैल्यू है। उसके बाद में देखिए V2 माइनस का V1 क्या हो जाएगा आप लोगों का डेल V। ये क्या आ गया आप लोगों का इक्वेशन नंबर 4। कौन सी इक्वेशन आ गई आप लोगों का इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक आप लोग इस चीज़ को उतारिए, उसके बाद में मैं आप लोगों से आगे बात करता हूँ कि आगे कौन सी इक्वेशन आएगी। तो अभी आप लोग इक्वेशन नंबर 4 तक का मेंशन कीजिए। इक्वेशन 4 को आप लोग मेंशन कीजिए। धीरे धीरे है चीज़ों को आप लोग समझने की कोशिश करोगे और धीरे धीरे आप लोगों के पास में जो वीडियोज़ जो हैं, अभी जो आप लोगों के पास में 2 दिन से 3 दिन से जो आप लोगों को वीडियोज़ आ रहे हैं, धीरे धीरे आप लोगों का ये जो वीडियो के नंबर ऑफ वीडियोज़ हैं वो भी आप लोगों के बढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इन चीज़ों को, अभी तक जो आप लोगों को कम वीडियो मिले हैं, तो एक तरीके से आप लोग इनको सकारात्मकता के साथ में जो चीज़ें दी गई हैं आप लोगों को, उनको आप लोग गहराई से समझें और फिर आगे बढ़ें, ताकि अब जो बल्क में जो आप लोगों के पास में वीडियो आएंगे, पर डे के जो वीडियो आएंगे आप लोगों के पास में, उसमें आप लोगों को फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आए। वरना होता क्या है कि ऑनलाइन क्लास की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है, यूट्यूब पे अपन उन चीज़ों को क्या सेव करते जाते हैं, सेव करते जाते हैं कि एक साथ बैठ के देख लेंगे, एक साथ देख लेंगे, पूरी यूनिट को एक साथ खत्म कर लेंगे। फिर वो वीडियोज क्या हो जाते हैं, एक यूनिट के आप लोगों के 24 से 25 वीडियोज बन जाते हैं। फिर वो क्या है कि एक साथ 25 वीडियो देखने में फिर वो बात नहीं रहती। तो एक एक करके अपन पूरी यूनिट को पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर अपन ये सोचें कि ये वीडियोज तो अपने पास में 2 दिन से एक थर्मो का आ रहा है, 3 दिन से एक थर्मो का आ रहा है, एक समय ऐसा आएगा जब पर डे आपके पास में वीडियो आएगा, ठीक है, तो फिर ये सब चीज़ें होने के बाद में आप लोगों के बहुत सारे वीडियोज हो जाएंगे, तो एक साथ अपन इन चीज़ों को नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने अपनी कॉपी में मेंशन कर लिया होगा इक्वेशन नंबर 4 तक। अब देखिए मैं इससे आगे चलता हूँ आप लोगों का। अगर कोई नहीं उतार पाए तो बीच में जो मैंने समय दिया है वापस आप लोग 5-7 सेकंड बैक जा करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए करें और उसको उतार लें। अब देखिए ये बात हुई आप लोगों की। अब देखिए ये क्या है, पी डेल्टा वी। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप लोग क्या जानते हो, अपन क्या बोलेंगे, हम जानते हैं कि एज वी नो दैट हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं आप लोग, पीवी बराबर क्या होता है आप लोगों का एनआरटी। ये आप लोग कहाँ से जानते हो, आदर्श गैस समीकरण से, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। फर्स्ट ईयर में पूरा गैस स्टेट आप लोगों ने पढ़ रखा है, ढंग से पढ़ा भी था अपन लोगों ने, ठीक है। तो क्या लिखा आप लोगों का, पीवी बराबर क्या था आप लोगों का एनआरटी। पीवी बराबर क्या है एनआरटी। यहाँ अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि ये जो एन है इसको मैं लेता हूँ डेल्टा एन, अभी समझ में आएगा ये क्या लेता हूँ मैं आप लोगों का डेल्टा एन। तो ये क्या जाएगा आप लोगों का पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी बराबर आप लोगों का क्या जाएगा डेल्टा एनआरटी। क्या जाएगा डेल्टा एनआरटी। और यहाँ अगर मैं इस इक्वेशन को नंबर देता हूँ कौन सा आप लोगों का 5 नंबर। थोड़ा सा कंसंट्रेशन और अपने आप को एकाग्र कीजिए, फिर देखिए पढ़ने में मजा भी आएगा, आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा और चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। भाई समझ में आएगी तब इंटरेस्ट बढ़ेगा आप लोगों का। तो इन चीज़ों को आप लोग एक साथ कीजिए, फिर देखिएगा आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पी डेल्टा वी बराबर क्या हो गया आप लोगों का डेल्टा एन आर टी। आगे मैं आप लोगों से कहूँ इक्वेशन नंबर 4 और 5 से। तो इक्वेशन नंबर 4 में अपन पी डेल्टा वी के स्थान पे क्या रख सकते हैं, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस आप लोगों का आ जाएगा डेल्टा एन आर टी। क्या आ जाएगा डेल्टा एन आर टी, जो कि आएगा आप लोगों का इक्वेशन नंबर 6। कौन सा इक्वेशन आएगा आप लोगों का इक्वेशन नंबर 6, जहां पे अगर बात करो तो एंथैल्पी चेंज है।
आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन है, आर गैस कांस्टेंट है, टी क्या है, टेम्परेचर है, और यहाँ पे जो डेल्टा एन है इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बस यहाँ से आप लोगों से कंपटीशन एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछता है, और यहाँ एक शब्द ऐसा आएगा जो आप लोगों का मिस होने की संभावना ज़्यादा रहती है, और वो यही तो चाहता है एग्जामिनर कि उस शब्द को आप लोग भूलो और आप लोगों से गलती होए और आप लोगों का आंसर है वो किस में जाए, नेगेटिव में जाए। यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है डेल्टा एन क्या है, किस चीज़ का अंतर है भाई, एन क्या है, गैस के अणुओं की संख्या, डेल्टा क्या है, अंतर। तो गैस के अणुओं की संख्या में अंतर, कौन सा अंतर, गैस ये उत्पादों की संख्या क्या है, गैस ये उत्पाद अणुओं की संख्या, गैस ये उत्पाद अणुओं की संख्या, गैस ये उत्पाद अणुओं की संख्या माइनस गैस ये अभिकारक अणुओं की संख्या, माइनस गैस ये अभिकारक अणुओं की संख्या, माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, डेल्टा एन। ये चीज़ आप लोग एक बार उतारिए इक्वेशन नंबर 5 और 6, और 6 में मैंने आप लोगों को जो बताया है, जो इंपॉर्टेंट शब्द है वो क्या है, गैसीय। इस चीज़ को आप लोग क्यों इंपॉर्टेंट बताया, अभी मैं आप लोगों से 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगी कि मैंने क्यों गैस ये शब्द पे क्या दिया है, जोर दिया है। तो आप लोगों का डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस का डेल्टा एन आर टी, ये इक्वेशन आप लोग उतारिए। ठीक है, बोर्ड पे देखिए आप लोग उतार लिया। तो आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा उसमें आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है उसकी बात अपन लोग करते हैं। अपने पास में जो इक्वेशन आए हैं वो 3 इक्वेशन इंपॉर्टेंट है आप लोगों की, और वो तीनों ही इक्वेशन आप लोगों को किस चीज़ के बारे में बताती है, एंथैल्पी के बारे में। सबसे पहली चीज़ क्या आई थी, H बराबर U प्लस का PV, जो कि इक्वेशन था आप लोगों का फर्स्ट। उसके बाद में एक इक्वेशन आया था आप लोगों का डेल्टा H बराबर डेल्टा U P डेल्टा V, ये भी आप लोगों के पास में इक्वेशन नंबर था 4। और उसके बाद में एक इक्वेशन आया आप लोगों का डेल्टा H बराबर डेल्टा U और P डेल्टा V के स्थान पे ये क्या आ गया, डेल्टा nRT। ये इक्वेशन आया था आप लोगों का कौन सा, 6 नंबर, कौन सा, 6 नंबर। और ये तीनों ही जो इक्वेशन है वो किस चीज़ को बताती है, किसी निकाय की ये एंथैल्पी चेंज और ये एंथैल्पी चेंज। तो लिखिए आप लोग, समीकरण 1, 4 तथा 6 की सहायता से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 4 एंड 6, समीकरण 1, 4 तथा 6 की सहायता से किसी निकाय की एंथैल्पी तथा एंथैल्पी परिवर्तन का मान दिया जा सकता है। एंथैल्पी एंड एंथैल्पी चेंज कैन बी गिवन बाय द इक्वेशन फर्स्ट, 4 एंड 6 फॉर ए सिस्टम। समीकरण 1, 4 तथा 6 के द्वारा किसी निकाय की एंथैल्पी तथा एंथैल्पी परिवर्तन का मान दिया जा सकता है या एंथैल्पी परिवर्तन को बताया जा सकता है। ये तो हुआ आप लोगों का अभी तक क्या, थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए। अब अगर वो एग्जाम में आप लोगों से बात करेगा तो वो किस तरीके से करेगा उसकी बात मैं आप लोगों से करता हूं। देखिए बोर्ड पे आप लोग, मैंने बताया आप लोगों को डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस आप लोगों का डेल्टा nRT,
क्या बताया मैंने आप लोगों को, डेल्टा एन आर टी। इस इक्वेशन पे आप लोग जो हैं 3 स्टार लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बनेगी, इस चीज़ की अपन बात करेंगे, इस चीज़ को अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को समझने के लिए आप लोगों को जो आज की क्लास में मैंने जो मैटर आप लोगों को जो बताया है, वो शुरू से लेकर के आप लोग अंत तक एक बार उसका रिवीजन करें, उस चीज़ को पढ़ें। उसके बाद में जो आप लोगों की अगली क्लास जो आएगी, उस क्लास में आप लोगों को कि इस इक्वेशन पे किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कौन से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं। क्योंकि अगर आप लोग आगे जाके केमिस्ट्री पढ़ोगे, अच्छी जगह आप लोग अगर एग्जाम दोगे, तो उसमें आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो तो अपने को नंबर के लिए नहीं, अपना इंपॉर्टेंट क्या करना है कि अपने को नॉलेज को क्या करना है, इंप्रूव करना है। और आगे जाकर के अपने जो एग्जाम होते हैं केमिस्ट्री के, उनमें अपने को उसमें किस किस तरीके के लॉजिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, उनमें क्या क्या रीजनिंग लग सकती है, इन सब चीज़ों की अपन लोगों को बात करनी है। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन लोग इतनी बात करेंगे। इससे आगे का जो वीडियो आप लोग देखोगे, उसको जो समझने से पहले आप लोगों को इस चीज़ के बारे में क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो आज की क्लास के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। मिलते हैं अपन लोग अगली क्लास में।